आइए बच्चों, आज हम लोग बिहार बोर्ड 2026 के लिए आप लोगों के लिए वास्तविक संख्या चैप्टर से जो है कुछ क्वेश्चंस लाए हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी आप लोग देखेंगे, जिससे कि आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनाने का जो प्रोसेस होगा, तरीका होगा, वो आपका फास्ट हो जाएगा और जो है अच्छे से आप इसका तैयारी कर पाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे बारी बारी से, चैप्टर वाइज जो है, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस भी। ठीक है, चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या में हम लोग पढ़ेंगे कि पहले वास्तविक संख्या के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर उससे रिलेटेड देखेंगे कितने सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस बनता है उसको भी देखेंगे, और फिर लॉन्ग क्वेश्चंस पे बात करेंगे। जो भी यहाँ से मार्क्स मिलेगा चैप्टर से वो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस वास्तविक संख्या से बनते हैं। तो हम लोग अभी फ़िलहाल जो है आपका ये ऑनलाइन क्लास जो है जायसवाल एकेडमी से आप लोग देख रहे हैं, और जायसवाल एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। चैप्टर में क्या पढ़ना है हम लोगों को। आज हम लोग का जो टॉपिक होगा वो है रियल नंबर, जिसको हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं। रियल नंबर और वास्तविक संख्या जो है इसको हम लोग जो है समझेंगे बढ़िया से। जो है वास्तविक संख्या के टॉपिक को हम लोग अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं कि वास्तविक संख्या में क्या क्या है, उसको पढ़ेंगे। यहाँ से सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका बनता है कि जो वास्तविक संख्या होती है उसको आप क्या समझेंगे, कैसे उसको पहचानेंगे, क्वेश्चन में आता है। तो वास्तविक संख्या को हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि जितनी भी संख्याएं जिनको हम नंबर लाइन पे संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं उसको वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या जितने भी आप नंबर्स मैथ के अंदर में आप पढ़ते हैं वो सभी की सभी संख्याएं जो है वो वास्तविक संख्या है। एक संख्या और आपको देखने को मिलेगी। तो जो नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा, कि नंबर सिस्टम जो संख्या पद्धति है उस नंबर सिस्टम में दो तरह की संख्याएं हम लोग ऐसे पढ़ते हैं। एक संख्या ऐसी भी है जो हम लोगों को नहीं पढ़नी है, रियल नंबर, जो कि वास्तविक संख्या है। और एक होता है हमारा काल्पनिक संख्या, जिसको हम लोग इमेजनरी नंबर बोलते हैं। इमेजनरी नंबर मतलब काल्पनिक संख्या। ये वो संख्याएं होती है जिनका उपयोग अभी तक हम लोग कक्षा 10 तक हम लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, लेकिन जब हम 11वीं में जाते हैं तो वहाँ हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। वहाँ एक सम्मिश्र संख्या जो है जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, उससे रिलेटेड वहाँ पे पढ़ाई हम लोग करते हैं। तो काल्पनिक संख्या ऐसे होती क्या है, काल्पनिक संख्या किसको कहते हैं, ये आप अभी तक पढ़े नहीं होंगे, देखे नहीं होंगे। तो काल्पनिक संख्या बेसिकली क्या होती है, कोई भी अगर ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल करते हैं, किसी भी ऋणात्मक संख्या का अगर वर्गमूल हम देखेंगे तो उस संख्या को हम लोग बोलते हैं काल्पनिक संख्या। ये संख्या हम लोगों को कई बार चैप्टर द्विघात समीकरण में देखने को मिलती है समीकरण के आधार पे, लेकिन हम लोग देखते हैं कि इस नंबर का यूज़ हम लोग नहीं करते, कहीं भी पढ़ाई नहीं करते। तो ये संख्या है काल्पनिक संख्या। कौन सी संख्या होगी, तो जो भी नंबर्स माइनस में हो, नेगेटिव में हो और उसका वर्गमूल निकालते हैं तो ये कंप्लीट नंबर नहीं निकल सकता है, ये संख्या काल्पनिक संख्या है। तो वास्तविक संख्या जो है वो कौन सी संख्या है, तो जितनी भी संख्याएं हम लोग नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। काल्पनिक संख्या को हम संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते हैं, जबकि हम वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। इस काल्पनिक संख्या को भी सॉल्व करने का तरीका है, आयोटा के फॉर्म में सॉल्व किया जाता है, लेकिन हम लोग को ये अभी कक्षा 10 में नहीं पढ़नी है, तो इसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। हम लोग बात करेंगे वास्तविक संख्या के बारे में। और वास्तविक संख्या हमारे क्लास में दो प्रकार से बट जाती है, जिसमें एक संख्या है हमारा परिमेय संख्या और दूसरी संख्या है हमारा अपरिमेय संख्या। एक है हमारा परिमेय संख्या और एक है हमारा अपरिमेय संख्या। अगर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस पर बहुत सारी क्वेश्चन है। सबसे पहला 4 क्वेश्चन तो आपको यहीं से बनते हुए दिखेगा कि आपसे पूछता है क्या सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो बिल्कुल परिमेय संख्या वास्तविक संख्या का ही पार्ट है, तो इसीलिए होगा।
क्या वास्तविक संख्या जितने भी हैं सब परिमेय संख्या होंगे? तो बिल्कुल नहीं, ये वास्तविक संख्या सभी का सभी, क्योंकि इसमें परिमेय भी है और अपरिमेय भी संख्या दोनों मिला हुआ है। अब है कि परिमेय संख्या कहते किसे हैं? परिमेय संख्या पर और अपरिमेय संख्या पे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फिक्स है, जो आएगा ही आएगा। तो आप परिमेय संख्या को पहचानने के लिए सोचेंगे, अपरिमेय संख्या को पहचानने के लिए सीखेंगे, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पर जो 4 सवाल आपको बनेगा, एक तो परिमेय संख्या पहचानने के लिए, एक इनमें से कौन परिमेय संख्या आपको नहीं होगा। तो सबसे पहले जानते हैं परिमेय संख्या होती क्या है। परिमेय संख्या जिस भी संख्या को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ पे p और q एक इंटीजर होता है, साथ ही q का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। q जो होगा बाय में वो कभी भी 0 पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो p/q के फॉर्मेट में लिखे गए सभी संख्या को हम परिमेय संख्या कहेंगे, जबकि हम देखेंगे अपरिमेय संख्या में जो संख्या आती है उसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, यहाँ q का वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है। तो अब इसको पहचानेंगे कैसे? सिंपल पहचानने का तरीका है, कोई भी अपरिमेय संख्या को आप डायरेक्ट पहचान सकते हैं। जितनी भी संख्याएं आपको रूट के अंदर में मिलेंगी, जिसका हम कंप्लीट रूट नहीं जानते हैं, वो सारी की सारी संख्याएं जो है वो आपका परिमेय संख्या है। जैसे आपका √2, √3, √5, √7, ये जितने भी वैल्यू आपको दिख रहा है, इन सब का हम वैल्यू कंप्लीट रूट में नहीं जानते हैं। सभी का वैल्यू डेसिमल फॉर्म में आता है, दशमलव के रूप में आता है। तो अब इतना सिंपल क्वेश्चन तो आपको सामने से मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि इन सभी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। साथ में एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है हमारा पाई। पाई जो है, पाई का मान कंप्लीट हम लोगों को पता नहीं है, दशमलव के अनंत वैल्यू तक जो है पाई का मान जाता है। और आप लोगों को पता होगा पाई का जो है सबसे पहली बार 3 दशमलव तक का मान जो है आर्यभट्ट ने दिया था, और इस पाई का मान ये भी आप लोगों को पता होनी चाहिए 3.14, और या अगर हम फ्रैक्शन में देखेंगे, भिन्न में देखेंगे, तो 22/7 वैल्यू होता है। पाई के रूप में आपसे सिर्फ पाई ही नहीं पूछेगा, बल्कि आपको पूछेगा पाई के साथ रिलेट क्वेश्चन, जैसे कि अगर लिखा रहेगा पाई प्लस 2 कौन सी संख्या है, या 2 पाई कौन सी संख्या है, या पाई में डिवाइड करेंगे पाई/4 कौन सी संख्या है, या पाई के साथ में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, ये सारी संख्याएं पाई से रिलेटेड है। और एक बात आप ध्यान रखेंगे, अगर पाई हमारी अपरिमेय संख्या है तो पाई के साथ जुड़ने वाला जितने भी नंबर होगा, चाहे वो प्लस में होगा, चाहे वो माइनस में होगा, या फिर मल्टीप्लाई में होगा, या फिर डिवाइड में होगा, वो सारी संख्याएं जो है वो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो आप सीधा पहचान सकते हैं, पूछेगा पाई/2 कौन सी संख्या है, तो वो भी अपरिमेय है। पाई के साथ डिवाइड में कोई नंबर रहेगा, पाई के साथ मल्टीप्लाई में रहेगा, माइनस में रहेगा, वो सारी संख्याएं आपका अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है यहाँ से। साथ ही साथ आप देखें अपरिमेय संख्या में जो भी नंबर रूट में है, जिसका आप कंप्लीट रूट नहीं जानते हैं, वो सारी संख्याएं अपरिमेय संख्या है। √2, √3। अब इन अपरिमेय संख्या के साथ में भी ऑपरेशन होता है। क्या ऑपरेशन है इसका? तो देखेंगे आप कि परिमेय संख्या के साथ में अपरिमेय को अगर हम जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे, तो हम पाएंगे कि वो सारा एक अपरिमेय संख्या बनाएगा। जैसे आपको ये क्वेश्चन पूछेगा भी, जैसे 2 + √3, ये एक परिमेय संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। दोनों का अगर हम सम करेंगे, ये बनाएगा इरेशनल नंबर। 2 - √3 परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये भी बनाएगा आपका इरेशनल नंबर। 2 × √3 परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये भी बनाएगा आपको इरेशनल नंबर। 2 डिवाइड में √3 करेंगे, ये भी बनाएगा इरेशनल नंबर। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? आप देखेंगे एक परिमेय संख्या ऐसा होता है जिसके साथ आप गुना और भाग करेंगे अपरिमेय संख्या को, तो वो अपरिमेय नहीं बनाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको फंसा सकता है। तो ये जो बेसिकली अभी हम लिखे हैं, इसको हम बोलते हैं शून्यतर परिमेय संख्या, क्योंकि ये शून्यतर परिमेय संख्या के साथ में शून्य को छोड़कर जो भी परिमेय संख्या होगी, अगर उसके साथ हम अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे, तो वो अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन अगर शून्य के साथ में अगर हम कोई भी अपरिमेय संख्या को गुना करते हैं, तो वो बनाता है परिमेय संख्या, क्योंकि 0 बनाएगा, और 0 एक परिमेय संख्या है। शून्य के साथ में अगर कोई भी नंबर को हम डिवाइड करेंगे किसी नंबर से, किसी अपरिमेय संख्या से, तो वो भी 0 बनाएगा, और वो भी क्या होगा, हमारा इरेशनल नंबर होगा, सॉरी रेशनल नंबर होगा, क्योंकि 0 बनाएगा।
ठीक है। तो परिमेय संख्या के कंडीशन में आप दो नंबर में देखेंगे, जीरो के साथ अगर मल्टीप्लाई में करेंगे अपरिमेय संख्या और जीरो के साथ में डिवाइड में करेंगे अपरिमेय संख्या, तो इन दोनों कंडीशन में आपको मिलेगा परिमेय संख्या। बाकी इनको छोड़ के जितने भी एग्जाम्पल होंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़, घटाव, गुना, भाग, ये चारों कंडीशन में आपको अपरिमेय संख्या मिलेगी, सिर्फ शून्य के कंडीशन में छोड़ के। शून्य के साथ जोड़ेंगे घटाएंगे दोनों कंडीशन में आपको अपरिमेय होगा, बट गुना और भाग के कंडीशन में आपका परिमेय संख्या होगा। तो इस ऑपरेशन को आपको ध्यान रखना है, इसको समझना है। अब आप देखेंगे कि एक परिमेय संख्या के कंडीशन में आपको थोड़ा समझाते हैं कि परिमेय संख्या के बारे में आप क्या क्या समझेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे एक परिमेय संख्या के बारे में आप जाने, अपरिमेय संख्या को तो आपने अच्छे से पहचान लिया, अपरिमेय संख्या कैसे होगा। कई बार क्वेश्चन आपको यहाँ ये भी फंसाने के लिए बना सकता है, जैसे कि आप देखेंगे क्वेश्चन में क्या, कोई नंबर ऐसा आपको लिखा मिलेगा जैसे √12 लिखा हुआ है और बाय में लिख दिया √3। अब पूछा जाएगा आपसे ये कौन सी संख्या। कई बार बच्चे क्या होते हैं, जल्दीबाजी में आप आसानी से आंसर देने की कोशिश करते हैं लेकिन आपका गलती हो जाता है। तो आपका एक नंबर का क्वेश्चन परिमेय अपरिमेय पर ऐसा आएगा जिसमें आप देखेंगे कि एक ऐसा नंबर लिखा मिलेगा कि एक आपको अपरिमेय सीधा सीधा दिखने वाला होगा, तो आप आसानी से बोल देंगे ये तो अपरिमेय संख्या है क्योंकि √3 आप देख लिए, लेकिन आपका गलत हो जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि जब आप इस 12 को सॉल्व करेंगे तो इस 12 के अंदर आपको दिखेगा 4 × 3 और बटे में √3 है आपका। अब 4 का आप वर्गमूल जानते हैं कि 2 होता है और √3 आपका बाहर रहेगा, इसीलिए ये √3 कट जाएगा, तो फाइनली आपका 2 बचेगा और जो कि ये रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। तो ऐसी गलतियां आपको ध्यान रखना है, नहीं करना है। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में MCQ में ये टॉपिक आएगा, तो आप बढ़िया से समझेंगे। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपको मिलेंगे तो आप पहले उसको सॉल्व करेंगे, जब उसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा, सबसे न्यूनतम रूप में वो आ जाएगा, तब आप आंसर देंगे कि परिमेय संख्या कौन सा है, अपरिमेय संख्या कौन सा है। नहीं तो आप क्या होगा, जल्दीबाजी में देखेंगे आप आसानी से। एक क्वेश्चन आप देखे होंगे, अगर मान लीजिए रूट इस तरह लिखा हुआ है, कोई नंबर इसके साथ में लिख दिया इस तरह, फिर माइनस में लिख दिया इतना, तो आप देखेंगे कि √23 देखते ही बच्चे क्या दिमाग लगाते हैं, ये तो अपरिमेय संख्या है क्योंकि √23 का वर्गमूल पूरा नहीं होता है। लेकिन आप इसको सॉल्व किए ही नहीं, तो आपको इसलिए इसको सॉल्व करना है, समझदारी दिखाना है यहाँ पे। और देखेंगे कि आप एक प्लस में 23 है और एक माइनस में 23 है और ये दोनों वैल्यू कट जाएगा, तो फाइनली आपका 4 बचेगा, इसीलिए ये भी रेशनल नंबर बनेगा, परिमेय संख्या बनेगा। तो गलतियाँ होगी, इसीलिए इस गलतियों से बचना है आपको। जब भी परिमेय अपरिमेय का पहचान करने के लिए क्वेश्चन आएगा तो आप सबसे पहले उसको बहुत बारीकी से सॉल्व करेंगे, फाइनल जब बचेगा तब आप उसका आंसर देंगे। चलिए अब आते हैं हम लोग परिमेय संख्या के टॉपिक को समझते हैं, देखते हैं परिमेय संख्या क्या है। सबसे पहले तो आप जान चुके हैं परिमेय संख्या को हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं और Q का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है, Q/में 0 नहीं होगा। और यहाँ जो P और Q होता है वो एक पूर्णांक होता है। पूर्णांक के बारे में आपको पता होनी चाहिए। पूर्णांक धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और 0, ये तीनों को मिला के जो बनता है उसको हम पूर्णांक बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। और किसी भी पूर्णांक को हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। जितने भी ऋणात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या है और 0 है, इसको संख्या रेखा पर आप दर्शाते हैं। तो एक परिमेय संख्या को अगर हम बांटेंगे तो इस परिमेय संख्या में 2 फॉर्म मिलेगा, एक मिलेगा आपको पूर्णांक और एक मिलेगा आपको भिन्न। आप देखेंगे कि एक परिमेय संख्या में जितनी भी संख्याएं हैं उसमें आपको 2 तरह की संख्याएं दिखेगी, एक पूर्णांक दिखेगा, एक भिन्न दिखेगा। आप देखेंगे इसके एग्जाम्पल में अगर आप देखें परिमेय संख्या का, तो आप देखेंगे -∞ से लेके +∞ के बीच में जितने भी नंबर है वो सब का सब नंबर परिमेय संख्या है। जितने भी भिन्न में संख्याएं आ रही, 2/3, -4/5, 0/1, ये परिमेय संख्या है। अगर कोई डेसिमल में नंबर है जो कि कंप्लीट नंबर है, डेसिमल में भी आपको 2 तरह का नंबर दिखाई देगा, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो ये नंबर भी आपका परिमेय संख्या है। रूट में भी आपको नंबर दिखाई देगा। अभी आप देखेंगे रूट में जो भी नंबर रहता है जिसका कंप्लीट रूट नहीं होता है वो अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है जैसे कि 4, 9, 16, 25, 49, 64, ये सभी को हम बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या, क्योंकि इसका कंप्लीट वर्गमूल होता है। और ऐसे नंबर को हम परिमेय संख्या कहेंगे क्योंकि ये सभी का परिपूर्ण वर्गमूल होता है। तो जब परिपूर्ण वर्गमूल होगा संभव तो वो संख्या कहलाएगी
परिमेय संख्या। तो जिस संख्या का परिपूर्ण वर्गमूल संभव है, समझ लीजिए वो संख्याएं आपका परिमेय संख्या है। तो परिमेय में आप देखेंगे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच सारी नंबर जो है पूर्णांक है, और जितने भी भिन्न में लिखा हुआ है वो सभी जो है आपका, चाहे वो नेगेटिव में हो पॉजिटिव में हो, वो आपका भिन्न जो है वो भी परिमेय संख्या का रूप में आएगा। फिर आप देखेंगे पूर्णांक में 3 तरह का नंबर है। एक आपका नंबर है पॉजिटिव में, एक नंबर है आपका नेगेटिव में, और एक नंबर है आपका 0। तो ये पॉजिटिव जो पूर्णांक होता है उसी को हम लोग प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं, और जो नेगेटिव है और 0 है ये 2 अलग अलग पूर्णांक है। और अगर आप पॉजिटिव प्राकृत संख्या को और 0 को मिला देंगे तो इसी से आपका पूर्ण संख्या बनता है। इसी से आपका क्या बनता है? पूर्ण संख्या बनता है। और फिर आप देखेंगे कि एक प्राकृत संख्या में जो है बहुत सारी संख्याएं हैं, जैसे सम संख्या, विषम संख्या, सम है, विषम है। सम में आप देखे होंगे 2, 4, 6, 8 ये आपका सम है। 1, 3, 5, 7 ये सब बेसिक है जो आप लोग पढ़े भी है, जानते भी है। उसके बाद भी आपको बहुत सारी संख्याएं देखने को मिलेगी। भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप देखेंगे तो पहली जो चैप्टर है वास्तविक संख्या, इसमें भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। अभाज्य संख्या सबसे पहले कहते किसे? अभाज्य संख्या पर आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी। सीधा क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। आप समझ सकते हैं कि अभाज्य संख्या को अगर आप पहचान लेते हैं तो आसानी से आपका काम बन जाएगा। सबसे पहले तो आप ये भी याद रखेंगे कि 1 से 50 के बीच में 15 अभाज्य संख्याएं हैं, और 50 से 100 के बीच में जो है 10 अभाज्य संख्याएं हैं, और कुल मिला के 1 से लेकर 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं हैं। 25 अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसका केवल 2 ही टुकड़ा बनता है, मतलब या तो वो 1 से विभाज्य होता है या खुद से विभाज्य होता है। ठीक है, या तो कोई 1 से विभाज्य होगा या जो है खुद से, जिसको हम फैक्टर के नाम से जानते हैं, गुणनखंड के नाम से जानते हैं। तो इसका जो है केवल 2 टुकड़ा बनेगा, या वो 1 से डिवाइड होगा या खुद से डिवाइड होगा, तो उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। बाकी दूसरी कोई संख्या नहीं होगी, सिर्फ इसका 2 ही गुणनखंड बनेगा। तो अभाज्य संख्या जैसे कि 2 होगा। कई बच्चे कन्फ्यूजन में होते हैं, 1 को अभाज्य संख्या मानते हैं। एक संख्या जो है वो अभाज्य संख्या इसलिए नहीं है क्योंकि 1 का केवल 1 ही टुकड़ा होगा, केवल एक ही संख्या से भाग होगा, वो 1 है। जबकि यहाँ कम से कम 2 होगा, मतलब 2 से डिवाइड होगा 2 संख्या से तभी होगा, 1 नहीं होगा। तो 2 से ज़्यादा भी नहीं हो सकता है। केवल 2 संख्या से विभाज्य होगी ये संख्या, याद रखना है। केवल 2 संख्या से विभाज्य होने वाली संख्या अभाज्य संख्या होगी। जैसे 2 का गुणनखंड करेंगे, आप टुकड़ा करेंगे तो वो 1 से डिवाइड होगा और 2 से होगा। फिर उसके बाद देखेंगे आप 3 को करेंगे तो 1 से होगा, 3 से होगा। 5 का करेंगे 1 से होगा, फिर 5 से होगा। 7 का करेंगे 1 से होगा, फिर 7 से होगा। फिर 11 करेंगे 1 से होगा, फिर 11 से होगा। इस तरह करके ये हमारी अभाज्य संख्या है। और ये अभाज्य संख्या आप अच्छे से याद करेंगे, कम से कम ध्यान रखेंगे कि अभाज्य संख्या हम लोग पहचान पाए, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको यहाँ से जरूर बनेगा। और भाज्य संख्या किसको कहते हैं? भाज्य संख्या ऐसी संख्या है जो 1 से भी विभाज्य होती है, खुद से भी विभाज्य होती है, और किसी नंबर से भी, किसी और संख्या से भी विभाज्य होती है। इसका मतलब हुआ कि इसका कम से कम जो गुणनखंड बनेगा वो कितना बनेगा? 3 बनेगा। जो है 2 से ज़्यादा गुणनखंड इसका होगा ही होगा। 2 से ज़्यादा गुणनखंड बन सकता है। जैसे मान लीजिए अगर आप 4 लेंगे तो इसका गुणनखंड 1 भी होगा, 2 भी होगा, और आप देखेंगे कि इसमें 4 भी होगा। जैसे 6 लेंगे, 1 से भी डिवाइड है ये, 2 से भी, फिर 3 से भी और 6 से भी। फिर 8 लेंगे, 1 से भी है, 2 से भी है, 4 से भी है